चलिए अब चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक होता है और इसको दो पार्ट में पढ़ा जाता है, तो हम लेक्चर भी दो बनाएंगे इस पे। इसका एक पार्ट है रजिस्टर्स एंड रिटर्न, कि जैसे कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना तो उसका रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाता है और डिटेल को हम लोग रिटर्न बोलते हैं, इसका मतलब एनुअल रिटर्न होता है। दूसरा इसका जो कंसेप्ट हमको पढ़ना होगा मीटिंग्स का। ठीक, दो पार्ट में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग को पढ़ना है, तो अकॉर्डिंगली करते हैं। ये वाला लेक्चर जो है इसमें मैं आप लोग को समझा देता हूँ रजिस्टर एंड रिटर्न के बारे में, और इसके बाद जो अगला लेक्चर बनाता हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ मीटिंग्स के बारे में, तो आप लोग ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए और एक एक करके बात करते हैं। हम लोग अब चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा कवरेज देता है सेक्शन 88 से लेकर 122 प्लस यहाँ पे जो रूल है उसका नाम है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। ये बात एकदम क्लियर कर दी है हम लोग। ठीक, हमको पढ़ना क्या है इसमें, हमारा स्कोप क्या है, हमको रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। देखो रजिस्टर फिजिकल रजिस्टर्स होते हैं जिसको कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि जो जो आपके यहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए रखो। अब ये अलाउ कर दिया गया है कि रजिस्टर को आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। रिटर्न मतलब एनुअल रिटर्न होता है, ये एनुअल डिटेल है जो आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग आरओसी के पास जमा करते हैं। ठीक है, तो अभी ये दोनों पे इस लेक्चर में आप लोग फोकस कर दो, फिर हम लोग मीटिंग्स पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आते हैं रजिस्टर्स पे। जब हम रजिस्टर की बात करते हैं तो मेनली सेक्शन 88 बोलता है कि रजिस्टर्स में जो आ जाते हैं वो आते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसको फॉर्म MGT 1 के फॉर्मेट में बनाना होता है। रजिस्टर में आते हैं रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, जिसे फॉर्म MGT 2 के फॉर्मेट में बनाना होता है। देन फॉरेन रजिस्टर आते हैं जो बनता तो MGT 1 के फॉर्मेट में ही है, पर इसका नोटिस फॉर्म MGT 3 में आरओसी को दिया जाता है। ठीक है, फिर रजिस्टर में हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट। ठीक है, SBO बोलते हैं इसको, SBO का कंसेप्ट पढ़ते हैं। फिर हम लोग बुक क्लोजर का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि रजिस्टर कैसे क्लोज होता है। तो आपको ये सारे सीक्वेंस वाइज में पढ़ाता जाता हूँ। तो जैसे सबसे पहले आप आओ रजिस्टर ऑफ मेंबर पे। हर कंपनी की जिम्मेदारी बोली गई है सेक्शन 88 में कि उसको ये सारे रजिस्टर बना के रखने होंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में बात बोली गई है। तो आप ये मान के चलो कि ये सारे रजिस्टर जो है वो स्टैट्यूटरी रजिस्टर कहलाएंगे, मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो स्टैट्यूटरी रजिस्टर में आ जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसमें आप क्या करते हो, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनका रिकॉर्ड रखते हो, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या इंडिया के बाहर रह रहे हो। और इक्विटी का रिकॉर्ड अलग सेपरेट रखा जाता है, प्रेफरेंस का सेपरेट रखा जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर और फिर आ जाता है रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर। तो अब इसका रजिस्टर ऑफ मेंबर का प्रोविजन देख लो कि कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, जब से वो रजिस्टर्ड हुई है तब से उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना है, फॉर्म नंबर MGT 1। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको रजिस्टर प्रिंट कराना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो फॉर्म MGT 1 के फॉर्मेट में रजिस्टर ऑफ मेंबर आप प्रिंट करा के रखिएगा। डन। जब मैं रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर बोलता हूं तो हर कंपनी जो डिवेंचर अलॉट कर रही है या अदर सिक्योरिटी अलॉट कर रही है उनको रजिस्टर ऑफ डिवेंचर या अदर सिक्योरिटी MGT 2 में बना के रखता है। डन। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, अदर रिक्वायरमेंट जैसे टाइम ऑफ मेकिंग एंट्री। तो जैसे कभी भी किसी को शेयर अलॉट करते हो या शेयर ट्रांसफर करते हो तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो एंट्री है ऐसा होने के 7 दिन के अंदर बन जाती है। 7 डेज के अंदर आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री करनी होती है। ठीक है, बहुत इजी प्रोविजन है, चल पड़ो। कहाँ मेंटेन किया जाता है इस रजिस्टर ऑफ मेंबर को, तो इसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। और यदि आपको किसी और प्लेस पे मेंटेन करना है तो फिर रिक्वायरमेंट ये है कि आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। और प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप रख रहे हो अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे एटलीस्ट 1/10 ऑफ मेंबर्स रिसाइड करते हैं। मतलब मेरा जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है मैं रजिस्टर्स को वहीं रखता हूँ, कहीं और रखना होगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया जाए। और प्लेस ऐसी हो जहाँ पे टोटल मेंबर के 1/10 मेंबर रिसाइड करते हो, वहां पे आपको रखना होता है। ठीक है, आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इजी वे में पढ़ो। ठीक, आप समय समय पर क्या कर सकते हो, उसमें स्टेटस चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो किसी मेंबर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई
या उसके जो शेयर से आईपीएफ में चले गए, तो आप इस रजिस्टर को अपडेट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली एंट्री बना सकते हो। जब जब जरूरत पड़ती है इस पर रेक्टिफिकेशन भी हो जाता है। ठीक। इंडेक्स कंटेंट होता है, जैसे रजिस्टर का फर्स्ट पेज होता है, इसमें 1 2 3 4 करके मेंबर्स का नाम होता है। लेकिन अगर आपके मेंबर 50 से कम है तो आपको इंडेक्स बनाना जरूरी नहीं। ठीक। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देन आता है फॉरेन रजिस्टर। अगर आपकी कंपनी है जिसके शेयर होल्डर आउटसाइड इंडिया भी है, तो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर का एक पार्ट निकाल दीजिए, और जैसे इंडिया में रजिस्टर ऑफ मेंबर को मेंटेन करते हैं, विदेश में भी एक रजिस्टर मेंटेन करके रखिए जिसको फॉरेन रजिस्टर बोला जाएगा। ठीक। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो जब कंपनी डिसाइड करती है कि फॉरेन के शेयर होल्डर के लिए फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेगी, तो वो क्या करेगी, जब भी ऐसा फॉरेन रजिस्टर विदेश में ओपन करेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी आरओसी को दे देगी फॉर्म नंबर MGT3 में। ठीक है। सिमिलरली जब वो फॉरेन रजिस्टर रखना बंद भी कर देंगे, तो बंद करने के भी 30 दिन के अंदर आरओसी को फॉर्म MGT3 में बताएंगे। तो मेरे बच्चों, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है ना, वो फॉर्म MGT1 में बनता है। फॉरेन रजिस्टर भी इसी का पार्ट है, याद रखना। तो इसका भी फॉर्मेट जो होता है MGT1 ही होता है। बस आपको फॉरेन रजिस्टर के बारे में, या फॉरेन रजिस्टर जो आप मेंटेन कर रहे हैं उसके बारे में आरओसी को फॉर्म MGT3 में बताना होता है। जैसे मैंने बोला ना, फॉरेन रजिस्टर किसका पार्ट है, कंपनी के मेन रजिस्टर का ही पार्ट है। इसका फॉर्मेट भी वैसा ही है जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर का है, मतलब MGT1। ठीक। ये फॉरेन रजिस्टर जो होता है इसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसमें एंट्री कब बनती है, तो जैसे इसमें कोई भी एंट्री आप बनाते हो, तो वो एंट्री तभी बनेगी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देश के अंदर शेयर को अलॉट कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे। और जब एंट्री बन जाएगी, तो एंट्री की हर एक कॉपी एंट्री बनने के 15 दिन के अंदर आप इंडिया में भिजवा देना, फॉरेन रजिस्टर में। ठीक। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। व्हाट इफ अगर कंपनियां रजिस्टर मेंटेन ना करे, तो अगर मान लो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर या रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर मेंटेन नहीं कर रही है, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है 3 लाख की, और हर ऑफिसर के ऊपर जुर्माना लगता है 50,000 रुपए का। ये जो ऑफेंस है, जुर्माना, ये कंपाउंडेबल नेचर का है। कंपाउंडेबल नेचर का मतलब होता है फाइन रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक। साथ में आप चाहो तो जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाते हो, तो मेंबर इसमें अपने नॉमिनी का भी नाम लिख सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। रजिस्टर में जितनी भी एंट्री बनती है उसको ऑथेंटिकेट या साइन करने का काम कंपनी सेक्रेटरी करता है, या वो पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज कर देता है। ठीक है। वैसे ही जो फॉरेन रजिस्टर है, उसमें भी ऑथेंटिकेशन का काम कंपनी सेक्रेटरी करता है, या वो पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज कर देता है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट कोई खास अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है भाई, तो बहुत ज्यादा समय नहीं खराब करना। तुम लोग एसबीओ के बारे में पढ़ना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में, और इसको भैया थोड़ा सा अच्छे से मेरे से समझ लो ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। अब जैसे तुम लोग एसबीओ पढ़ोगे, तो ये क्यों है क्या है मैं ये बता देता हूँ। जैसे मान लो एक नेचुरल पर्सन या कोई पर्सन है, जब जब भी इसको कभी इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, तो डायरेक्टली करे। पर ये पर्सन क्या करता है, इसको इन्वेस्ट भी करना है किसी कंपनी में, और ये इन्वेस्टमेंट खुद ना करके किसी ट्रस्ट, किसी कंपनी, या किसी आर्टिफिशियल पर्सन के थ्रू एक दूसरी कंपनी में कर रहा होता है। तो बात यह है कि जैसे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो सामने कौन दिख रहा है, ये ट्रस्ट या कोई दूसरी कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, ये पीछे छुपा बैठा है। तो अब यहाँ पर ये बोला जाएगा, ये कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसको बोला जाएगा रिपोर्टिंग कंपनी, और ये जो पर्सन है जो ऐसे पीछे से चुपचाप इन्वेस्ट कर रहा है, इसको बोला जाएगा एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। और इसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर वो इस रिपोर्टिंग कंपनी में 10% और मोर शेयर ले लिया है, अब सीधे तो नहीं दिया है, कैसे दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, तो ये जाके बताए कि इन ट्रस्ट के पीछे, ये इस कंपनी, इस आर्टिफिशियल पर्सन के पीछे मैं बैठा हूं। और इसके लिए जो फॉर्म का उपयोग करेगा वो होगा बेन 1 फॉर्म, BEN1, बेनिफिशियल ओनरशिप 1 फॉर्म में ये बताएगा कि भाई साहब, ये जो ट्रस्ट या कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन आपके यहाँ इन्वेस्ट किया है 10% से ज्यादा, ये पैसे इनके नहीं है, पीछे से मैंने पैसे डाले हैं।
ये एक तरह से ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल है, ताकि कोई भी अपना ब्लैक मनी कंपनियों के थ्रू दूसरी कंपनियों में ना डाले। गवर्नमेंट बहुत इस सब चीजों को लेकर अवेयर है, तो इसके लिए सेक्शन 90 बनाया गया है। ये बोलता है कि कोई भी अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, तब चुपचाप बैक डोर से किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको एकदम बताना पड़ेगा कि भाई साहब मैं ही हूँ, और मैं ही जो हूँ किसी कंपनी के थ्रू एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक। जब ओरिजिनली डेफिनेशन बनाई गई थी तो एसबीओ का बोला जाता था कि भाई साहब वो 25% से ज्यादा रिपोर्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन बाद में रूल बदल गया सन 2019 से। ठीक है, 2018 है, इफेक्टिव 2019 से हुआ। अब ये बोला जाता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो है जो अकेले या किसी ट्रस्ट के थ्रू या किसी स्टेब्लिशमेंट के थ्रू रिपोर्टिंग कंपनी में कम से कम 10% शेयर खरीद रहा है। ठीक है, कितना परसेंट? 10% शेयर या वोटिंग राइट खरीद रहा है। ठीक है, या उसको डिविडेंड में एटलीस्ट 10% तक का हिस्सेदारी आ रही है, तो इसे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाता है। तो यहाँ 25% पढ़ के कंफ्यूज मत होना। आप चुपचाप पीछे से आ रहे हो, किसी कंपनी के थ्रू एक दूसरी कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर खरीद रहे हो, तो आपको एसबीओ की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे आप एसबीओ की कैटेगरी में आ गए, तो फिर इसमें करना क्या है? तो जैसे आप एसबीओ की कैटेगरी में आ गए, तो फिर इसकी अपनी अलग अलग तरह की क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या क्या है, मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। रिक्वायरमेंट ये है कि हर कंपनी जो रिपोर्टिंग कंपनी की कैटेगरी में आ रही है, उसको एसबीओ का रजिस्टर मेंटेन करना होगा फॉर्म बैंक 3 में, और ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होगा। कोई भी पर्सन वर्किंग डे में चेक कर सकता है कि इस कंपनी में कौन कौन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। ठीक। अगर कंपनी को शक है कि कोई पर्सन सामने नहीं आ रहा है पर वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, तो इस चीज का नोटिस उस इंसान को दे सकती है फॉर्म बेन 4 में। ठीक है, ये कब होगा? जब कंपनी को, रिपोर्टिंग कंपनी को शक है कि ये पर्सन हमारे यहाँ बेनिफिशियल ओनर है और ये खुद डायरेक्ट सामने नहीं आ रहा है। ठीक, ये एसबीओ का रूल है। डिक्लेरेशन बाय एसबीओ, जो भी इंडिविजुअल एसबीओ की कैटेगरी में आ रहा है, उसको उस रिपोर्टिंग कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब मैं आपकी कंपनी में हूँ जो एक दूसरी कंपनी के द्वारा 10% से ज्यादा शेयर रखा हूँ, और ये बताना पड़ेगा फॉर्म बेन 1 में। कितने दिन के अंदर बताना होगा? तो 90 डेज तो शुरुआत में जब लॉ आया था तब के लिए बोला गया। आगे से अब कोई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है तो उसकी जानकारी उसको फॉर्म बेन 1 में 30 डेज के अंदर रिपोर्टिंग कंपनी को देनी होती है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो पीछे से आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये एसबीओ रूल तब लागू नहीं होगा जब रिपोर्टिंग कंपनी में शेयर आईपीएफ अथॉरिटी ने रखा है। ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी ने रखा है, किसी इन्वेस्टमेंट फंड ने रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर एसबीओ अपना डिक्लेरेशन नहीं दे पाता है कि भाई साहब मैं ही बेनिफिशियल ओनर हूँ, तो उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना लग सकता है, और जब तक वो ऐसा नहीं बताएगा उस पर 1,000 रुपए पर डे लगता रहेगा, मैक्सिमम टू 2 लाख। ठीक। वैसे रिपोर्टिंग कंपनी अगर ये बात आरओसी को नहीं बताती है कि सर हमारे यहाँ ये एसबीओ है, तो उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगेगा, और कंटिन्यूस फेलियर पे 500 पर डे लगेगा, मैक्सिमम अप टू 5 लाख। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर जुर्माना लगेगा 25,000 का, और जब तक कंटिन्यूस फेलियर है 200 पर डे, मैक्सिमम अप टू 1 लाख। ये आप लोग को बहुत बहुत अच्छे से याद रखना है। तो एसबीओ में मैंने जो मार्किंग करके दी है, ये आप एकदम अच्छे से पढ़िएगा। हर चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का रूल। ठीक है, अब उसके बाद आता है बुक क्लोजर का नियम जो सेक्शन 91 में है। बुक क्लोजर का नियम देखो कैसे काम करता है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। क्या होता है, जैसे अगर कोई कंपनी है उसको ये डिटरमाइन करना है कि हमारे यहाँ शेयर होल्डर कितने, खासकर जैसे क्या होता है, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी है उसमें देखो कितने सारे शेयर होल्डर हैं। अब कंपनी को जैसे कोई कॉर्पोरेट एक्शन लेनी है, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब उसे जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, या मान लो शेयर होल्डर को राइट शेयर इशू करना है, या शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करना है, तो एटलीस्ट पता तो हो ना कि शेयर होल्डर कितने हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक 7 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है। 7 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख तक हम अपनी बुक्स को क्लोज कर देंगे, मतलब ना शेयर की बाइंग होगी ना सेलिंग होगी, ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि हमारे यहाँ एक्चुअल में शेयर होल्डर कौन है। तो ये जो कंसेप्ट है सेक्शन 91 में आता है, इसे बुक क्लोजर का कंसेप्ट बोलते हैं। बुक क्लोजर ईयर में, एक साल में
45 डेज के लिए हो सकता है, और एक टाइम पे, वन टाइम पे ये बुक क्लोजर आप 30 डेज के लिए कर सकते हो। बुक क्लोजर करने का एम यही है कि हम पता कर सके कि हमारे कितने शेयर होल्डर हैं, ताकि हम उनको किसी तरह का बेनिफिट दे सकें। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बोला, देखो क्लोजर पीरियड कितना होता है, तो रजिस्टर्स को आप क्लोज कर दो एग्रीगेट 45 डेज के लिए, एक बार में 30 डेज के लिए। नोटिस कितने दिन पहले दे दो, एटलीस्ट 7 डेज पहले आप लोग नोटिस दे दो। तो जब भी क्लोज करने जाओगे, नोटिस दोगे, तो उसके लिए पेपर एडवर्ट दे देना, उससे सबको पता लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक, अब ये नियम बहुत जरूरी है। जैसे आप बुक क्लोजर कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो ताकि डिटरमाइन हो सके कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं। अगर आप प्रॉपरली नियम को फॉलो नहीं करोगे तो कंपनी और उनके ऑफिसर्स के पेनल्टी लग जाएगी 5,000 रुपए पर डे, जो मैक्सिमम 1 लाख तक हो सकती है। आई होप आपको एक बुक क्लोजर समझ आया होगा, सेक्शन 91। अब उसके बाद आता है सेक्शन 92 एंड 94, ये एनुअल रिटर्न को लेकर है बेटा। एनुअल रिटर्न ईयरली डिटेल को बोलते हैं, जो हर कंपनी बनाती है फॉर्म नंबर MGT 7 में, MGT 7 में। ठीक है, एनुअल रिटर्न का प्रोविजन आपको एक्चुअल में सेक्शन 92 सेक्शन में मिलता है। साथ में रूल 11 और रूल 12 होते हैं कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है आरओसी के पास फॉर्म नंबर MGT 7 में, एक्सेप्ट 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी, क्योंकि इनके लिए दूसरा एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है, वो होता है MGT 7A फॉर्म। ठीक है, क्या होता है इसका कंटेंट एनुअल रिटर्न के अंदर, तो ये क्या होता है, साल में एक बार का ईयरली डिटेल 31 मार्च तक का। तो इसमें क्या होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का डिटेल, कंपनी के शेयर डिवेंचर अदर सिक्योरिटी का डिटेल, कंपनी में मेंबर डिवेंचर होल्डर कौन है और साल भर में क्या चेंज आया, कंपनी में प्रमोटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, KMP कौन है, इसमें क्या चेंज आया। ठीक है, कितना मीटिंग साल भर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई है, डायरेक्टर को क्या रेमुनरेशन मिलता है, साल भर में क्या पेनल्टी लगाई गई है कंपनी के उसके ऑफिसर्स के ऊपर। ठीक है, कौन कौन से मैटर का सर्टिफिकेशन कराया गया है, कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स का कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। ये कंटेंट होता है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से एनुअल रिटर्न पढ़ के जाओ एग्जाम में। ठीक है, चाहो तो जैसे 1% कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, इनको क्या बोला गया, अब्रिज शॉर्ट फॉर्म में एनुअल रिटर्न बनाओ फॉर्म MGT 7A। ठीक है, कौन साइन करता है एनुअल रिटर्न पे, तो डायरेक्टर साइन करता है और CS साइन करता है, और कंपनी में CS नहीं है तो CS इन प्रैक्टिस। OPC या स्मॉल कंपनी जो अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न बनाती है 7A में, उसमें अगर कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो चल जाएगा, और अगर कंपनी में CS नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर दे तो भी चल जाएगा, डायरेक्टर साइन कर दे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को एनुअल रिटर्न समझ आया होगा और एनुअल रिटर्न में दिक्कत नहीं गई होगी। अब उसके बाद बारी आती है सर्टिफिकेशन की। तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है, या कोई ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या टर्न और 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उसके एनुअल रिटर्न के साथ एक सर्टिफिकेशन जाएगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का, और ये फॉर्म नंबर MGT 8 में जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आपको एनुअल रिटर्न की कॉपी को कंपनी की वेबसाइट पे भी क्या करना होता है, पब्लिश करना होता है, और अपनी बोर्ड रिपोर्ट में वेब लिंक डालना पड़ता है, काय का, अपने एनुअल रिटर्न का। ठीक है, एनुअल रिटर्न जो आप सबमिट करते हो ना फॉर्म MGT 7 में, वो AGM होने के 60 डेज के अंदर करते हो। मान लो अगर AGM नहीं भी होती है तो ड्यू डेट वही है, जब हुई रहती है उसके 60 डेज के अंदर आपको करना है। अगर आपने एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया तो फिर पेनल्टी क्या है, तो कंपनी की और उसके हर ऑफिसर पे पेनल्टी है 10,000 की, और कंटिन्यूइंग फेलियर पे पेनल्टी है 100 रुपए पर डे जब तक फेलियर हो रहा है, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। ठीक है, एंड 50,000 किस पे, ऑफिसर पे लग जाता है, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम 2 लाख तक। अब 2 लाख पर डे नहीं है ना, ऐसे 100 रुपए भरते भरते तक मैक्सिमम 2 लाख है, और ऑफिसर के ऊपर 50,000। सिमिलरली जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, अगर वो मान लो सर्टिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, और सर्टिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो उस पर 2 लाख रुपए तक का क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है। ये है तुम्हारा एनुअल रिटर्न का प्रोविजन। ठीक, अब ये सारे रजिस्टर रिटर्न को कहाँ रखा जाता है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है, किसी और प्लेस पे रखना है तो प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ कितने मेंबर रहते हैं, 1/10 ऑफ मेंबर रहते हो। ये चीज मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंस्पेक्शन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिजनेस आवर में विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। आपका मतलब कोई मेंबर, डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर आके इंस्पेक्ट कर सकता है, और कोई दूसरा पर्सन अगर इंस्पेक्ट करना चाहे तो उसको फीस देना पड़ता है, जो 50 रुपए पर इंस्पेक्शन तक हो सकती है।
ठीक है। वैसे ही अगर रजिस्टर का कोई एक्सट्रैक्ट या कॉपी ले जाना चाहे उसको 10 रुपए पर पेज तक पे करना पड़ सकता है। ठीक। रजिस्टर्स को कितने समय तक, एनुअल रिटर्न को कितने समय तक प्रिजर्व करना है, तो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसको परमानेंटली प्रिजर्व करना होता है। जब तक कंपनी चलेगी तब तक प्रिजर्व रहेगा और कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहेगा। जो रहा रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर, इसको प्रिजर्व किया जाता है 8 साल के पीरियड के लिए। ठीक है। कितने साल के लिए? 8 साल के पीरियड के लिए प्रिजर्व किया जाता है। वैसे जो एनुअल रिटर्न है इसको भी 8 साल के पीरियड के लिए प्रिजर्व किया जाता है। फॉरेन रजिस्टर जो है उसको परमानेंटली प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन जब डिसकंटिन्यू हो जाता है तो डिसकंटिन्यू होने के बाद 8 साल तक प्रिजर्व करना होता है। ठीक। अगर मान लो कोई इंस्पेक्शन करना चाह रहा है पर कंपनी रिफ्यूज कर देती है, इंस्पेक्ट नहीं करने देती रजिस्टर या रिटर्न को, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर 1000 रुपए पर डे का जुर्माना लगता है, जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये सारे रजिस्टर्स जो होते हैं एविडेंस के रूप में काम आते हैं कल को कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का इंस्पेक्शन होता है। तो मेरे बच्चों ये था पूरा कंसेप्ट रजिस्टर और रिटर्न का, जैसे बताया हूँ, जो टिक कराया हूँ, पूरा एग्जाम में अच्छे से क्या करके चले जाओ, पढ़ के चले जाओ। एक्सेप्ट बीच में जो मैंने डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया, ये आप देख लो, क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, इतना पढ़ लो।